दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सहचार्यवाद, एसोसिएशनिज्म पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग, जिसे कहते हैं सहचार्यवाद। यह एक सिद्धांत या नियम है। प्रारंभिक रूप से सहचारवाद एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसके प्रमुख प्रवर्तक के रूप में डेविड हर्टले को जाना जाता है। कुछ समय के बाद जेम्स हिल, जॉन एस्मिल, अलेक्जेंडर बेन तथा हर्बर्ट स्पेंसर का नाम भी इस आंदोलन में जुड़ गया। कौन सा आंदोलन? तो सहचारवाद के आंदोलन में। मनोविज्ञान के इतिहास पर नज़र डालें तो यह स्पष्ट होता है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत सहचारवादियों का ही रहा है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सहचारवादी में किसी मनोवैज्ञानिक घटना की व्याख्या दो वस्तुओं के मध्य स्थापित सहचार के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? तो सहचार के आधार पर की जाती है। सामान्यतः इन दो वस्तुओं के मध्य स्थापित सहचार के आधार पर की जाती है, जो कि एक है उद्दीपक और दूसरा अनुक्रिया। सहचार स्थापित हो जाने के बाद जब जब उद्दीपक व्यक्ति के सामने आता है, वह उस उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया को कर दे की स्थिति में किसी सहचार्य परक सिद्धांत का विकास हुआ है। उसका आधार यही उद्दीपक और अनुक्रिया सहचार रहा है। सहचार्यवाद, जो मनोविज्ञान का एक औपचारिक स्कूल ना होकर आंदोलन था, को दो भागों में सुविधा के लिए बांटा गया है। ये दो भाग कौन कौन से वो देखते हैं। पहला भाग है प्राचीन सहचारवाद, दूसरा है आधुनिक सहचारवाद। वस्तुतः किसी भी संप्रदाय की उत्पत्ति अचानक नहीं होती, हालांकि उसकी एक पृष्ठभूमि होती है जिसे पूर्ववृत्ति कारक कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सहचारवाद का नियम। सहचारवाद के नियम में समीपता की अतिरिक्त समानता के नियम को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। मानसिक रसायन सिद्धांत के अनुसार मन में कई विचार आपस में मिलकर किसी नए विचार को जन्म देता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी सहचार के दो नियम बताए गए हैं, जो कि समानता और समीपता को महत्वपूर्ण बताया है। हर्बर्ट के सिद्धांत पर डार्विन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि इस सिद्धांत को विकासवादी सहचार्य भी कहा जाता है। अब सहचारवाद का सिद्धांत, जो कि इसको दो भागों में बांटा गया, जो कि धनात्मक होता और ऋणात्मक होता है, के बीच एक सहचार्य का निर्माण करती है। यह एक स्वतंत्र होता है। इस समानता का परिणाम यह होता है कि उद्दीपक सामान्यीकरण की घटना होने लगती है। जब व्यक्ति बहुत सारे उद्दीपक के लिए संप्रत्यय सीख चुका होता है, तो इसे नई उद्दीपक से भी व्यक्ति में वैसी ही अनुक्रिया उत्पन्न हो जाती है। सहचारवाद सिद्धांत के अनुसार तब व्याख्या यह होगा कि सभी पहले सीखे गए दृष्टांत स्वयं में बिना किसी पूर्व पूर्वलन के ही नई उद्दीपक के साथ सहचारित हो जाते हैं। धनात्मक दृष्टांतों एवं ऋणात्मक दृष्टांतों के बीच समानता की मात्रा में फेरबदल करके संप्रत्यय अधिगम की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तथ्य का व्यवहार्यता जांच में वे काफ़ी सीमा तक इस उद्दीपक सामान्यीकरण परिकल्पना के समरूप कर सकें। एक अन्य ढंग से भी सहचारवाद सिद्धांत की व्याख्या की गई है। जैसे यदि किसी परियोज को लाल त्रिभुज के प्रति धनात्मक अनुक्रिया करना सिखाया जाता है, तो यह लाल त्रिभुज चाहे जिस संदर्भ में उपस्थित किया जाए एक धनात्मक दृष्टांत होगी, और साथ ही साथ इसमें इस ऋणात्मक अनुक्रिया की भी पुष्टि होती है, क्योंकि जब उद्दीपक लाल त्रिभुज छोड़कर कुछ दूसरा ही होता है तो उसे नकारात्मक दृष्टांत माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यह आशा की जाती है कि परियोज उद्दीपक के केवल संगत पहलुओं के साथ सहचार्य स्थापित करके संप्रत्यय सीख लेगा। संप्रत्यय सीखने के लिए परियोज को जैसे जैसे प्रयास दिए जाते हैं, उद्दीपक के संगत पहलुओं के सभी तत्वों एवं अनुक्रिया में सहचार्य स्थापित हो जाती है। सहचार्यवाद सिद्धांत के साथ कठिनाइयाँ यह है कि संप्रत्यय के सभी धनात्मक दृष्टांत एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और प्रत्येक दृष्टांत की कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जो एक दृष्टांत से दूसरे दृष्टांत में परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार सहचार्यात्मक प्रक्रिया सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाती और संप्रत्यय सीखने की प्रक्रिया भी उचित तरीके से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से आज हम लोग सहचार्यवाद के बारे पढ़ें, उसके नियम को देखें, सहचार्यवाद का सिद्धांत को भी देखें। आशा करती हूँ ये सब जो मैं बताई हूँ आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।